एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। इस लेक्चर में हम टॉप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जो गेट 2020 में आए हैं। अब तक मैंने इसके ऊपर एक और लेक्चर बनाया है जो कि पार्ट 1 था। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसे हम पार्ट 2 बोलेंगे इस लेक्चर सीरीज का। इसमें भी हम 3-4 क्वेश्चन अच्छे करेंगे जो गेट 2020 में आए हैं, जिसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग रहा है। मैं मेनली पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में, उनमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग रहा होगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आए ही हैं, वो अलग बात है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, इनफैक्ट सीएनसी मशीन्स का क्वेश्चन है। ए पॉइंट पी ऑन अ सीएनसी कंट्रोल्ड एक्स वाई स्टेज, मतलब जो सीएनसी कोई भी मशीन होगी वो एक्स वाई दो स्टेजेस मतलब दो डायरेक्शंस में मूव करेगी। इज मूव्ड टू अनदर पॉइंट क्यू, जो पॉइंट पी है ये क्यू तक मूव करना है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, ये हम एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। ए पेयर ऑफ स्टेपर मोटर विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 800 आरपीएम कंट्रोलिंग बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। जो हमारी स्टेपर मोटर है वो दोनों मैक्सिमम स्पीड दी है उसकी, और उसकी दोनों डायरेक्शन को वो कंट्रोल कर सकती है। कंट्रोलिंग बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन मोशन ऑफ द स्टेज। और उसके बाद क्या लिखा, स्टेज आर डायरेक्टली कपल्ड टू अ पेयर ऑफ लेड स्क्रू। ओके, तो यानी कि लेड स्क्रू से वो बंधी है, तो उसकी जो हमें पिच दी है लीड स्क्रू की वो 0.5 mm दी है। फाइंड द टाइम टू पोजीशन फ्रॉम पॉइंट पी टू। भाई कितना टाइम लगेगा इसको पी से क्यू तक पहुंचने में। ऐसे तो ये हवा में तो जाएगी नहीं, एक्स और वाई एक्सिस के मूव करेगी। हमें मिनिमम टाइम निकालना है, मतलब टाइम निकालना है, वो भी हमें देखना है। अब ये भी नहीं कि ज्यादा टाइम भी थोड़ा लगेगी, क्योंकि कम से कम टाइम लगे। कैसे मूव करती है, कैसे इसका मूवमेंट होता है, तो ये हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट अगर मैं बात करूं तो इसको अगर कहें तो ऐसे मूव करेगी, है ना। और x में ये कितना मूव करेगी, अगर मैं इसको डेल्टा x मान लेता हूं तो ये 600 हो गया, और ये कोऑर्डिनेट y का 300 है, और ऊपर जाके ये डेल्टा y हमारे पास 300 हो गया। यानी कि एक तरह से डिस्टेंस हो गया, है ना। और जो इसने आंसर मांगा है टाइम, वो मिनट्स में मांगा है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले आपको अब टाइम पता करना है, आपको डिस्टेंस, तो यानी कि आपको वेलोसिटी की जरूरत है। सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़ते सारी ये बात समझ आ जानी चाहिए, वेलोसिटी की जरूरत है। उसके बाद हम x में कितना टाइम लगा रहा है और y में कितना टाइम लगा रहा है, x डायरेक्शन में कितना टाइम लगा रहा है और y डायरेक्शन में कितना टाइम लगा रहा है, वो निकालेंगे। उसके बाद चीजों को समझेंगे। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, अगर आपको पिच दी हो, कभी आपको पिच दी हो, मतलब एक रेवोल्यूशन में 0.5 mm डिस्टेंस ये मूव करता है। यही तो मतलब है ना पिच का, एक रेवोल्यूशन में। और ये 800 रेवोल्यूशन पर मिनट कर रहा है। मेरी बात समझ आई? तो यानी कि 800 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 800 इंटू 0.5, और ये कितना पर मिनट। तो यानी कि जो भी ये वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं करूं कितना आ जाएगा, 400 mm, और ये डिस्टेंस कितना mm में दिया है, 400 mm पर मिनट। मेरी बात समझ आई? पर मिनट है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट। ये 800 रेवोल्यूशन मतलब 800 आरपीएम दिया, 800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको एनालिटिकल तरीके से देखिए, कि इसका फॉर्मूला ना समझिए। फॉर्मूला अगर वैसे याद रखना चाहते हैं तो वैसे भी मैं बता चुका हूं पहले, सीएनसी जो मैंने पढ़ाया था, एन इंटू पी होता है, आरपीएम इंटू पिच। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका mm पर मिनट में जो ये आया, ये वेलोसिटी आई है। अब वेलोसिटी आ गई है आपके पास, डिस्टेंस, तो इससे आप टाइम निकाल सकते हो। लेकिन आपको हर एक डायरेक्शन का पता करना है कि भाई एक्स डायरेक्शन में मूव करते वक्त उसको कितना टाइम लग रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। क्लियर? तो
यहां से यहां x डिस्टेंस जो x डायरेक्शन में मूव करने के लिए मैं यहीं लिख देता हूं टाइम टेकन इन x डायरेक्शन। तो इसका जो डिस्टेंस है वो तो 600 mm है, और जो वेलोसिटी आई है वेलोसिटी देखो सेम है। तो ये आ गया सॉल्व करके कितना गया 1.5 मिनट्स, इतने मिनट में। इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर करना हो तो डिस्टेंस इसको कितना मूव करना है 300 बाई 400, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना आ गया 0.75 मिनट। अब खेल जो इसमें है वो ऐसे है कि P से Q मूव करना है और दो एक्सिस में चलती है ये, है ना। कितना मतलब इसको जो मूवमेंट करना होता है कि पहले x में चलेगी फिर y में चलेगी, है ना। ऐसे नहीं होता, इसमें हमें ये देखना होता है कि जो मोटर है कि पहले जो स्टेपर मोटर है पहले दोनों चलेगी, इसकी x और y दोनों कंट्रोल्ड होंगी। मतलब दोबारा बताता हूं, जो x एक्सिस की मोटर है और y एक्सिस की जो मोटर है दोनों काम करेगी। कितनी देर तक, क्योंकि y वाली तो बस 0.75 मिनट तक ही काम कर सकती है ना। तो पहले तो दोनों काम करेगी, x वाली भी और y वाली भी। कितनी देर तक कर सकती है 0.75 मिनट तक। मतलब x में भी वो कितने मतलब देर तक काम करेगी 0.75, और y में भी 0.75। तो ये लगभग आधे टाइम तक यहाँ पर पहुंच जाएगी कि भाई इसने x में तो 0.75 मूव करके इस पॉइंट पे a पॉइंट पे ये पहुंच जाएगी। कितना टाइम लगा हमें 0.75 मिनट। y में इसने 0.75 मिनट तक चला और x में भी 0.75 मिनट तक चला। मेरी बात समझ आ गई। तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद y वाला काम खत्म हो गया, देखो 0.75 मिनट ही लगे बस। उसके बाद कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने, फिर बस x एक्सिस में 0.75 मिनट के लिए ये चलेगी। सिर्फ जो स्टेपर मोटर है x एक्सिस 0.75 मीटर के लिए चलेगी, जो स्टेपर मोटर है यहां पर दोनों में चली, है ना। और ये 0.75 तक ही चल सकती थी y डायरेक्शन में, ये मैं निकाल चुका हूं पहले ही, कंस्ट्रेंट है ना वहां तक पहुंचने का। तो टोटल कितना का 0.75 और 0.75, यानी कि 1.5 मिनट में ये दोनों के दोनों में जगह पे पहुंच गए। लेकिन बेकायदा 0.75 में दोनों एक्सिस में काम करा, और फिर 0.75 जो अगला था उसमें सिर्फ x एक्सिस में काम करा। तो बहुत लोगों ने इसमें गलत किया, ऐड कर दिया 0.2.25, तो बहुत लोगों ने आंसर दिया, तो जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हिसाब से चलते हैं इसके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें वैसे तो बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, लेकिन मैं इसको समझा के बताने वाला हूँ। पूरा इसका तरीका बताऊंगा कैसे अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं। ओके, इसको वैसे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग जो चैप्टर है उसमें आता है, एक अलग से चैप्टर है उसमें आता है ये। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बार्स ऑफ 250 mm लेंथ एंड 25 mm डायमीटर आर टू बी टर्निंग ऑपरेशन होना है। उनकी स्पेसिफिकेशन दी है, लेंथ दी है, डायमीटर दिया है, लेथ पर उनकी फीड दी है। ईच रीग्राइंडिंग ऑफ टूल कॉस्ट ₹20। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टूल चेंज इज 1 मिनट। ये फॉर्मूला दिया है v और टूल लाइफ के बीच में, टूल लाइफ इक्वेशन है ये, मीटर पर मिनट में दिया है। फाइंड द ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। अब ये भी अलग अलग वैल्यूज पे कॉस्ट जो आती है, जो टूल की जो कॉस्ट आती है वो अलग अलग मैटर्स पे डिपेंड करती है। ओके, वही हम पढ़ना है हमें, है ना, वो ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे मैंने बताया आपको, हमारा मेटल कटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि टूल लाइफ को ऑप्टिमाइज किया जाए। ऑप्टिमाइज का मतलब
क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे टूल लाइफ पे तो प्रोडक्शन रेट भी जो होगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको कहूं जैसे कि हमें प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, यहाँ पर मैं बताता हूं इसको, अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना कम करना है ना, या और कह लो हमारा और मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमाइज प्रोडक्शन रेट, यही मोटिव रहता है। तो जो ऑप्टिमम कटिंग स्पीड है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मतलब हमें ऑप्टिमम कटिंग स्पीड चाहिए, मतलब जो दोनों चीज को बैलेंस करके रहे। क्योंकि हमें पता है अगर हम कटिंग स्पीड को कम करेंगे कि भाई टूल लाइफ अच्छी हो जाए हमारी, तो मटेरियल रिमूवल रेट भी कम होगा। उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। मेरी बात समझ आई? क्योंकि मटेरियल मूवमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली फिर टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें टूल लाइफ को इंक्रीज करना है, कैसे, मतलब अगर आपको टूल लाइफ इंक्रीज करना है तो आप मान के चलो कि आपको फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट उनको कम करना पड़ेगा। अगर आपने मटेरियल रिमूवल रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा के इनको मान लो, इससे क्या होगा, कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टूल लाइफ आपकी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर टूल लाइफ कम होगी तो जो टूलिंग कॉस्ट है, जैसे रीग्राइंडिंग वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही? कोई दिक्कत हो बैक करके देखो, मैंने बड़े आराम आराम से बताया, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो इसीलिए मैंने कहा एक बैलेंस, एक ऑप्टिमम हमें कटिंग स्पीड चाहिए, जो कि हमारा पूरा जो प्रोडक्शन है उसको, उसकी जो इकोनॉमिक्स है उसको बैलेंस करके रखे। क्लियर? क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सॉल्यूशन हर जगह दिया है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका ये नहीं है। मैं पूरा उसको समझाऊंगा, उसके बाद ही आगे चल पाऊंगा, नहीं तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। ओके, तो जैसे मैंने बताया, अगर ये हर बुक में दिया है, आप चेक कर सकते हैं जाके कि भाई पर पीस जो कॉस्ट है, ठीक है, और जो यहां पर कटिंग स्पीड, मैंने बताया ना, कटिंग स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टूल लाइफ पे। ये किस पे, मीटर पर मिनट में दिया होता है। तो ये मैं बता देता हूं। वैसे जो मशीनिंग कॉस्ट है, वो जैसे जैसे स्पीड, फिर एक बार ये धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है ना, ये मशीनिंग कॉस्ट होती है कि जो कॉस्ट पर पीस है, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो ये धीरे धीरे कम होती है। इसी तरह से जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टूल चेंजिंग कॉस्ट, ग्राइंडिंग वगैरह बढ़ जाती है, तो ये टूल चेंजिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। और ये क्या था, मशीनिंग कॉस्ट। अब जो मेरे को मेन मोटिव बताना था, टोटल कॉस्ट पर पीस, वो इस टाइप का ग्राफ आता है, और एक स्पीड जो है इस पॉइंट पे, यहां पर जो ये टकराती है इस पॉइंट, इसे V नोट से डिनोट करते हैं। ओके, इस टाइम पे जो ये कॉस्ट आती है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, है ना। इसमें और भी टूल चेंजिंग में, मतलब आइडियल टाइम वगैरह हो गया, टूल चेंज करने में जो टाइम लग गया है ना, ऐसे ही रीग्राइंडिंग के लिए भी अलग इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, जैसे स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है ना। और जैसे बुक में तो बहुत सारी चीजें दी होती है, नॉन प्रोडक्टिव को कांस्टेंट रहता है, वो ऐसे दिखा के रखते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट। तो ये तो ग्राफ है पूरा, आपसे पूछ सकते हैं असरजन रीजन में, ESC में पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो जो मेरे को आपको बताना था कि कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है ना, तो वो भी मैं बताता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन मैं करूंगा। मैंने एक्चुअली में जब ये अभी तक ये लेक्चर सीरीज में नहीं पढ़ा है, तो मेरा मन है कि मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट करूं इस बहाने, ठीक है। तो अगर आपने पहले से अच्छा पढ़ा है ये, तो आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, एक मशीनिंग कॉस्ट होती है
है ना। एक आइडल कॉस्ट होती, आइडल टाइम, एक टूल की कॉस्ट होती है, ठीक है। चारों कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा भी कैसे निकलती हैं। और एक क्या होती है, टूल चेंज करने में कॉस्ट। ठीक है ना, चेंज करने में। तो सबसे पहले जो मशीनिंग कॉस्ट होती है, देखो वो हमें पता है मशीनिंग टाइम कितना है, और जो एक पीस को मशीन करने में टाइम लग रहा है ना। मतलब ऐसे मान के चलो कि इतने टाइम के लिए हमें मशीन करने में इतना टाइम लगता है, पर मिनट इतना टाइम लगता है ना। तो टोटल मशीनिंग टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जैसे मैं बता दूं उसको सीएम से डिनोट करते हैं। सीएम क्या चीज होती है, मशीनिंग कॉस्ट। ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, कोई ऐसे ही नहीं है। देखो गेट में क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, तो आगे आगे भी आ सकता है। मशीनिंग कॉस्ट, थोड़ा पेशेंस से आपको ये देखना पड़ेगा, इन रुपीज पर यूनिट टाइम में। और टीएम हम किससे डिनोट करते हैं, मशीनिंग टाइम। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। क्लियर। और मशीनिंग टाइम को बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसान है, एल अपॉन एफ एन। यहां देखो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे भी, ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, एल अपॉन एफ एन। फीड, आरपीएम, लेंथ ये दिया, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट होता है आइडल कॉस्ट। ये तो हमारा क्लियर हो गया, बड़े आराम से हमने ये निकाल दिया। आइडल कॉस्ट भी बहुत आसान है, इसको हम C2 से डिनोट करते हैं। तो इसको हमने जैसे मैंने बताया, मशीनिंग कॉस्ट को हम C1 से डिनोट करते हैं, C1। नेक्स्ट आ गया C2, ऐसे याद भी रहेगा ना पैटर्न से, ऐसे तो भूल जाओगे। आइडल कॉस्ट, तो हमें पता है टोटल आइडल कॉस्ट C2 से डिनोट करते हैं। टोटल मशीनिंग टाइम, भाई इतने टाइम मशीन हुआ। और किस चीज से एक टर्म आती है TH, उसका नाम क्या होता है, आइडल टाइम पर कंपोनेंट। भाई आइडल टाइम पर कंपोनेंट, इतना आइडल टाइम लगा। ठीक है। और कितना, हमें पता है कि भाई इतने कंपोनेंट मशीन हुए हैं, तो वो किस में आ जाएगा, मशीनिंग कॉस्ट में आ जाएगा कि भाई इतने मशीनिंग, इतने पैसे लग रहे हैं इतने उसमें। तो अगर आप मशीनिंग कॉस्ट को आइडल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे TH से, तो ये क्या आ जाएगा, आइडल कॉस्ट आ जाएगी। भाई इतना टाइम लग रहा है जो आइडल रखने में, क्योंकि इतना टाइम मशीन हो रही है और मशीनिंग के दौरान टोटल इतना आइडल टाइम आ रहा है। मेरी बात समझ आ गई। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके तो CM इंटू TH आ जाएगा। इसी तरह से टूल कॉस्ट होती है, ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई टूल कॉस्ट बताओ कितनी होगी, अलग अलग वैल्यूज देख के। क्वेश्चन तो बनाना ही है ना इन्होंने हर साल नया, इसलिए मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करें। टूल कॉस्ट उसको CE से डिनोट करते हैं, जो मैंने पढ़ा है ना, CE से डिनोट करते हैं उसको। वो किससे क्या होता है, वो कॉस्ट पर रीग्राइंड। क्या कॉस्ट, CE क्या होता है, कॉस्ट पर रीग्राइंड। इसमें टोटल मटेरियल कॉस्ट और ग्राइंडिंग कॉस्ट दोनों आती है। ठीक है, तो इसको हम C3 से डिनोट करते हैं और इसको C4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया रीग्राइंडिंग कॉस्ट है ना, कि भाई इतनी कॉस्ट है, यानी कि एक रीग्राइंड करने में इतनी कॉस्ट आती है। तो अगर आपको निकालना है कि कितना आपके टोटल कॉस्ट है रीग्राइंडिंग के दौरान, तो आपको ये पता है नंबर ऑफ रीग्राइंडिंग्स कितनी है। और नंबर ऑफ रीग्राइंडिंग्स कैसे आएगी, जब आप टूल लाइफ को किससे डिवाइड कर देंगे, मशीनिंग टाइम से। उससे आपको क्या आइडिया आ जाएगा कि भाई कितनी आपकी रीग्राइंड हो रही है। मेरी बात समझ आ गई। तो C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीग्राइंड्स। तो C3 की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, CTM अपॉन T। ओके, हमारा लास्ट है टूल चेंजिंग कॉस्ट। इसको मैं अलग से कहता हूं, यहां काफी भीड़ हो गई है। टूल चेंजिंग कॉस्ट,
जिसे हम C4 से डिनोट करते हैं। अब मशीनिंग के दौरान ही होता है ये, है ना, इसमें रीग्राइंडिंग वगैरह से मतलब नहीं है। मशीनिंग के दौरान जब हमारा टूल की एक लाइफ कंप्लीट होगी, आपको दोबारा से टूल चेंज करने में कितना टाइम लगता है, तो इसको हम C4 से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, मशीनिंग के दौरान कितनी कॉस्ट आई, ये तो हमें पता ही है, इनटू टूल कितनी बार चेंज करना पड़ा हमें, टूल लाइफ, ये कैसे आएगा, टूल लाइफ डिवाइडेड बाय टूल चेंजिंग कॉस्ट, टूल चेंजिंग टाइम, सॉरी। तो इससे आपको पता लग जाएगा भाई कितनी बार टूल चेंज हुआ इस रेशियो से। तो ये CM इंटू TM तो हमारा यही आ गया, और डिवाइड किससे करोगे, T बाय TC से, तो ये ऊपर चला जाएगा CM इंटू TM इंटू TC बाय T। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आपके चारों कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए कैसे आती हैं। फिर अब मैं पूरा तो इसमें नहीं बताऊंगा आगे, कि टोटल हमें दो तीन केसेस हमें निकालने होते हैं इसमें, कि टोटल मिनिमम कॉस्ट, टोटल मिनिमम कॉस्ट के लिए तो उसके लिए आपको सारी ये जो किससे वेलोसिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट, सारी कॉस्ट को जोड़ दो, वेलोसिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, उसको 0 के बराबर कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा, मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको ऑप्टिमम, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, ऑप्टिमम वेलोसिटी, सब चीज कवर अप हो जाए, तो उसके लिए ये नोट करिए, क्योंकि इस बार मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए आया, तो अगली बार ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल मिनिमम कॉस्ट के लिए जो ऑप्टिमम वेलोसिटी है उसको नोट कर लीजिए, C अपॉन CE अपॉन CM प्लस TC 1 अपॉन N माइनस 1, और पूरी पावर क्या आ जाएगी, N हो जाएगी। क्लियर। और ये वैल्यू जो ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, T ऑप्टिमम, जो टूल लाइफ ऑप्टिमम वैल्यू, ये C क्या है, कांस्टेंट है, तो ये V T की पावर N उसी तरह से है। तो ये जो अंदर की वैल्यू है, ये नहीं N नहीं, ये जो अंदर वैल्यू है इसकी डिनोमिनेटर की, ध्यान से देखना, ये जो C अपॉन CM प्लस TC 1 अपॉन N माइनस 1, ये जो अंदर इसकी है, इसको हम क्या बोलते हैं, T ऑप्टिमम बोलते हैं, N नहीं, क्योंकि ये वही चीज है, V T की पावर N बराबर कांस्टेंट। क्लियर। तो ये कोई केस मैंने इसलिए पूरा बताया, CE वैल्यू बताई है ना, कैसे मशीनिंग जो कॉस्ट है प्लस TC, ये वैल्यूज डायरेक्ट याद कर लो मेरी तरफ से, लेकिन पता होना चाहिए एक एक चीज कैसे मल्टीप्लाई होके है। टूल चेंजिंग कॉस्ट पे आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तभी तो नहीं हो पाते। अगर आप पूरा प्रूव करके चले, 5-10 मिनट फालतू लग जाते हैं, उसमें होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पता होना चाहिए कोई भी फॉर्मूला आया कैसे। अब जो हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड वो है मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला देख लीजिए। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए है वो भी इसी तरीके से आया है, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। क्लियर। तो उसमें भी इन्होंने क्या करा, टोटल जो एक प्रोडक्ट में टाइम निकाल दिया कितना लगता है, फिर उन्होंने देखा कि भाई कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं पर यूनिट टाइम में, है ना, उसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी के हिसाब से। क्योंकि मान लो कि इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लो X प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसको वेलोसिटी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके इसको 0 के बराबर किया। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने वेलोसिटी V ऑप्टिमम की वैल्यू निकाली, C अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू TC, ये अंदर आएगा और ये आएगा N, और ये जो अंदर वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। क्लियर। तो ये था जिसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और एकदम से सॉल्व इसको खत्म कर देते हैं। देखो, फाइंड द ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस। ठीक है, जब हम वेलोसिटी ऑप्टिमम और कॉस्ट इजीली निकाल लेंगे अब, क्योंकि हम ऑप्टिमम निकालेंगे अब,
ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ये वो सब हमें दिया है, अब लेंथ दी है, अब मेरे को बस सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये मैं एक बार पढ़ चुका हूं पहले भी। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। वैल्यूज गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो देखिए वी टी की पावर n बराबर कांस्टेंट, ये हमें लगाना है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन में ये देख सकते हैं n की वैल्यू 0.2 दी है और ये c दिया है। यहां से आपको सबसे पहले जब आपको ऑप्टिमम टूल पर कॉस्ट पर पीस निकालनी है तो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, अभी हमने इसका किया है ऑप्टिमम टूल लाइफ निकालने का फॉर्मूला, तो इसको हमने जैसे टी नोट से डिनोट किया है ना, और वी नोट भी हम निकाल सकते हैं वही उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें n 0.2 पता लग गया और c की वैल्यू 24 पता लग गई है। अभी मैंने किया है, कहां गया, ये इस फॉर्मूले में रख के 24/1 माइनस 0.2 माइनस 1 इंटू टी। सबसे पहले तो आप टी ऑप्टिमम निकालिए, उसके हेल्प से आप निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले टी नॉट निकालते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने बताई टी सी 1 माइनस n/n। ठीक है, कि भाई टूल चेंज करने में कितना टाइम लगता है ना। तो इसे इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 मिनट दी है, 1 माइनस 0.2/0.2, तो ये कितना आ गया, 4 मिनट आ गया। सेम अगर आपने टी नोट रख दिया तो यहां रख दीजिए, चाहे आपका मन है तो, नहीं तो उस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहां से वी नोट आ जाएगा। तो यहां से मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। ये वी नोट की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी 18.19 मीटर पर मिनट। ऑप्टिमम वी और टी निकाल दिया। इसका क्या फायदा, क्योंकि मुझे मशीनिंग टाइम चाहिए एक्चुअली में। मशीनिंग टाइम उसका फॉर्मूला क्या होता है, L/Fn। n आपको पता नहीं है लेकिन ये आपको पता लग गया, पाई डी एन के बराबर रख दोगे इसको। मेरी बात समझिए, कहां से चीजें बनती हैं अपने आप निकलने लगती हैं सॉल्यूशन। ठीक है, डायमीटर आपको 25 mm दिया है। ठीक है, यहां पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पर मिनट है तो यहां पर बाय 60 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से सॉल्व करके आपकी जो n की वैल्यू आती है लगभग 232 RPM आती है। आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो n आ गया आपके पास, फीड भी दी है ना 0.2, ये 232 आ गया, और लेंथ की वैल्यू आपको 250 mm दी है। तो यहां से मिनट्स में टाइम आएगा, मशीनिंग टाइम, जिसको हमने अभी किससे डिनोट किया, टीएम से डिनोट किया। तो हम क्यों ना जो हमने असम्पशन प्रूव किया उसी के हिसाब से चले। मशीनिंग टाइम जो है वो कितना आपका 5.4 पर मिनट। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया फाइंड द ऑप्टिमम, हाँ, ईच रीग्राइंडिंग ऑफ टूल कॉस्ट ₹20, और ऑप्टिमम टूल कॉस्ट पर पीस निकालनी है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट, टूल कॉस्ट पर पीस। तो ये टूल कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया था, जो C3 से डिनोट किया था। ये देखो ध्यान से, मैं अभी प्रूफ भी है मेरे पास, मैंने अभी बताया टूल कॉस्ट C3 से डिनोट किया पर पीस। जो अगर इसमें निकालना हो तो इसके लिए आपको पर पीस जो रेट है टूल का, जैसे कि यहाँ पर 20 दिया है, ये मशीनिंग टाइम आपने निकाल दिया, और डिवाइड किससे करना है, टी से, जो कि क्या है ऑप्टिमम। अगर आपने टाइम जो इसकी स्पीड है सॉरी टाइम है वो निकाल दिया, ऑप्टिमम टाइम, ठीक है, ऑप्टिमम टूल लाइफ बोल दो। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर रखे, तो यहां से जो ऑप्टिमम आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ टी नहीं है, टी नॉट आपने लगाया जो कि आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए निकाला, तो सीई की जगह आप 20 रुपए रख दीजिए, मशीनिंग टाइम दिस, और ऑप्टिमम ये आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करके 27 रुपीज आपका ये आंसर आ गया। आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका, किसी ने व्हाट्सएप पे मेरे से पूछा था, एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था ये, क्योंकि फॉर्मूला तो था। फिर मैंने सोचा कि पूरा बताया जाए इसको, पूरा कहां से कुछ भी आ सकता है। देखो क्यों मैं इस पे इतना ध्यान दे रहा हूं, उसका रीजन क्या है, देखो ये आ गया
आपसे आइडल कोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें हेल्प से, ठीक है। तो काफी कुछ इसमें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी का क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, फॉर अ कैप्लन टरबाइन एक्सियल फ्लो हमें पता है, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम इसने हमें दे दिया है। ओके, डायमीटर ऑफ दिस सेक्शन 3 मीटर दिया है। हब और टिप का जो ब्लेड है वो 2 मीटर, हब 2 मीटर दिया है और टिप, इसको बॉस भी बोलते हैं हब को। फ्लो दिया है, आरपीएम दिए हैं, इसने आउटलेट प्लेटलेट एंगल हमसे पूछे बीटा। डायग्राम इसने दे दिया, थोड़ा सा आसान हमसे कर दिया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि अगर टरबाइन से रिलेटेड कुछ बात करूं मैं आपसे, कि जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती है, फ्लो जो होता है एक्सियल होता रहता है। मतलब क्या है इसका, कि जो पानी है, क्योंकि टरबाइन के लिए हम पानी की बात करते हैं, जो अगर जो पानी है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो शाफ्ट की एक्सिस है उसके पैरेलल फ्लो करता है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन, जो इसने बताया, ठीक है। तो बाकी तो हमें पता ही है रिएक्शन टरबाइन है ये वो, बट हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो इसमें हब और बॉस होता है ना। और इसकी जो कैप्लन टरबाइन की अगर हम बात करें, इसमें जो रनर की जो ब्लेड्स होती हैं वो एडजस्टेबल होती हैं, ठीक है, और उनको रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे लोड है उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी नॉलेज की बात। बाकी आपको इसका डायग्राम भी पता होना चाहिए कैसे बनता है, कि जो इसमें जैसे इसने बताया हब और टिप जो है कैसे इसका डायग्राम है, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। शायद थोड़ा सा छोटा बनता है, थोड़ा बड़ा बना दिया। तो इसको जो बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, डीबी से। बॉस का जो डायमीटर है इसका, ये हमें कितना दिया है, हब बोल दो 2 मीटर, और जो टिप है इस पे लगा के फैला जाते हैं, तो ये जो पूरा इसने दिया है ये 4 मीटर दिया है। क्लियर, समझ आई बात। तो जैसे कि इसमें आपको Q की वैल्यू जो फ्लो रेट दिया है वो किस पे, किसका Q का फॉर्मूला कहता है, एरिया AF इंटू VF, फ्लो एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी। इस V से यहाँ C से डिनोट करा, तो हम यहाँ C से ही लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, बराबर Q। इसके लिए जो फ्लो एरिया होता है, क्योंकि ये तो बीच में हब है इसका, ये एक तरह से इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये वाला एरिया जिसका होगा π/4, अगर आप इसको DF से डिनोट कर दो, ठीक है ना, DF या D नोट जो भी आपका मन करे उससे डिनोट कर दो। ये फ्लो एरिया होगा जिसकी वैल्यू आपको ये 4 दी है DF की वैल्यू, और ये वैल्यू 2 दी है। क्लियर, तो ये वैल्यू होगी एरिया फ्लो। Q आपको दिया है, तो यहां से आप CF निकाल लेंगे, तो ये CF आपके पास आ जाएगा। ये मैं Q निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे ये बीटा चाहिए, और ट्रायंगल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, tan बीटा इक्वल्स टू CF अपॉन CB। CB क्या है, ब्लेड वेलोसिटी है। इसके लिए इसने डायमीटर दिया है, और क्या चाहिए हमें, RPM दिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्लेड वेलोसिटी आ जाएगी। ये भी ये जो है मीटर पर सेकंड में आएगी, यहां पर जो CF की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, ये जो ब्लेड वेलोसिटी है वो πdn/60 से आ जाएगी सॉल्व करके। बात समझ आ रही है। तो यहां से जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। ओके, तो यहां से जो CB की वैल्यू सॉल्व करके आती है वो मैंने पहले से लिख रखा है, ये देख लेना, 47.12 आती है, और जो CF की वैल्यू आती है वो आती है 10.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो बीटा की वैल्यू आप चेक करना कैलकुलेटर से, 12.7 डिग्री आंसर आ जाता है।
तो इसके लिए आपको कैप्लन टरबाइन के लिए जो फ्लो एरिया है ये याद रखना, ये इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी, बाकी कोई इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कैप्लन टरबाइन के बारे में, क्या इसमें खासियत है इसकी, है ना। स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होती है, तो ये सब चीज पता होनी चाहिए, है ना। वर्टिकल रहता है ना, और जो रनर ब्लेड्स हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पीड की जो रेंज है वो ही पता होनी चाहिए, 250 से 850 रहती है, ठीक है ना। फ्लो रेट जो हेड है वो लो रहता है, फ्लो रेट लार्ज रहता है, ये सब बिल्कुल रटे होने चाहिए कैप्लन टरबाइन के लिए, जैसे मैंने बताया। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। ओके, और एक और लेक्चर मैं इसमें बनाऊंगा जो कि पार्ट 3 रहेगा, जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बचे हुए जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे गेट 2020 के दोनों सेट से। तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज बताएं कमेंट करके, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।